लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से अल्फ्रेड वैगनर ने जो थ्योरी प्रोवाइड की थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट 1912 में, उसके सपोर्ट में क्या एविडेंसेस प्रोवाइड किए थे। कुछ एविडेंसेस प्रोवाइड किए थे वैगनर ने अपनी थ्योरी के सपोर्ट में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। थ्योरी क्या थी कि ये जो हमारा जो 7 कॉन्टिनेंट है, जो लैंडमास है, ये कभी एक मिलके एक ही लैंडमास था। ठीक है, ये सातों एक जगह इकट्ठे मिले हुए थे, जिसको कि उसने पेंजिया बोला, पेंजिया। और इनके चारों तरफ एक ही वाटर बॉडी थी, जिसको कि उसने पेंथालसा बोला। तो उसने अपनी थ्योरी भी दे दी, एविडेंस भी दे दिए। अब कहानी कहाँ आकर रुक गई? जो रिसर्चर्स थे या जो भी ज्योग्राफर्स थे, साइंटिस्ट कम्युनिटी जो थी, उन्होंने बोला चलिए हमने आपकी बात मान ली, लेकिन इसका रीजन क्या था? कॉन्टिनेंट कोई छोटी मोटा कोई सुई या रुई नहीं है कि हवा ही उड़ के चले गए। कॉन्टिनेंट्स का मूव करना बहुत बड़ी बात है। आप कैसे कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं? तो ये आपके इसको अगर ऐसा हुआ है तो कोई ना कोई फोर्स रही होगी। अगेन वही चीज, व्हाई एंड हाउ, क्यों हुआ, इसका रीजन क्या था, कैसे हुआ, मैकेनिज्म क्या था। तो सभी ने क्वेश्चन उठाए जब, तो इसीलिए वैगनर ने इसका जवाब भी दिया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जो वैगनर ने फोर्सेस बताई थी, 2 फोर्सेस बताई थी उन्होंने। दोनों फोर्सेस के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये फोर्सेस वैगनर ने बताई थी। ठीक है, ये फोर्सेस जरूरी नहीं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए जिम्मेदार हैं या नहीं है। सही रीजन हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो 2 फोर्सेस हम पढ़ने वाले हैं, वैगनर की थ्योरी सही थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। एविडेंसेस जो दिए वो भी सही थे, प्रूफ के लिए मानते हैं, वो भी सही है। लेकिन जो उन्होंने फोर्सेस बताई थी, वो फोर्सेस सही है कि नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि वो फोर्सेस बहुत ही वेग फोर्सेस बताई थी, उनको उनके ऊपर तब भी साइंटिस्ट ने किसी ने नहीं माना था और आज भी कोई नहीं मानता है। ठीक है, तो चलिए फोर्सेस स्टार्ट करते हैं। दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। ठीक है, तो चैप्टर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, थर्ड चैप्टर है, सॉरी फोर्थ चैप्टर है एनसीईआरटी का, और इसका टॉपिक है फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है ये है कि वैगनर सजेस्टेड दैट द मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स वाज कॉज्ड बाय। क्या वैगनर ने सजेस्ट किया कि 2 रीजंस थे जो मूवमेंट हो रही थी ड्रिफ्टिंग में कॉन्टिनेंट्स के, उनके लिए 2 रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे। कौन कौन से? पहला था पोल फ्ली फोर्स, अभी अजीब सा लग रहा होगा सुनने में, बताऊंगा। दूसरा टाइडल फोर्स। टाइड्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आपको हल्का फुल्का याद भी आ रहा होगा क्या होता है टाइड्स, पता ही होगा सबको, ज्वार भाटा क्या होता है, टाइड्स क्या होते हैं, सबको पता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने इस फोर्स को कैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से कनेक्ट कर दिया, ये हमें पढ़ना है। तो पहला फर्स्ट वाला पहला पढ़ लेते हैं, पोल फ्री फोर्स, जो बिल्कुल ही अटपटा लग रहा है देखने में, सुनने में। तो इसके बारे में सुनते हैं। द पोलर फ्ली फोर्सिंग रिलेट्स टू रोटेटिंग ऑफ अर्थ। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? ये भाई साहब नहीं बोल रहे, एक्चुअली मैं आपको इससे पहले कंसेप्ट समझाता हूँ छोटा सा। कंसेप्ट ये है कि आपने शायद अगर कभी क्वेश्चन भी सुना होगा कि व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, तो द शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड, अर्थ लाइक। ठीक है, इट्स लाइक एन ऑरेंज, इट्स नॉट स्फेयर, इट्स नॉट परफेक्ट स्फेयर। वो बिल्कुल स्फेयर नहीं है पूरी की पूरी अर्थ ऐसे स्फेयर नहीं है, नहीं। अर्थ ऊपर से चपटी है, चपटी से मेरा मतलब थोड़ा सा हिस्सा दबा हुआ है, और नीचे से भी पोल्स की साइड से, ऊपर नीचे दोनों साइड से हिस्सा जो है वो दबा हुआ है। थोड़ा सा और दबा देते हैं, ठीक नहीं हुआ, मजा नहीं आया, इस तरीके से। और इक्वेटर पे जो है बल्ज निकला हुआ है, वो तो निकलेगा ही, जब ऊपर से छोटी हो गई तो मास कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, मैटर, वो इक्वेटर पे आ गया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है रोटेशन ऑफ द अर्थ। हमने पढ़ा था जब फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स में कि ये जो मास है ये रोटेट करता जा रहा था, रिवॉल्व करता जा रहा था, है ना, ऐसा हो रहा था ना, पार्टिकल से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे। लेकिन जब वो प्लैनेटेसिमल्स जुड़ते जा रहे थे, तो उन्होंने परफेक्ट स्फेयर शेप नहीं ली, वो परफेक्ट स्फेयर शेप में अर्थ को फॉर्म नहीं किया, बल्कि इस फॉर्म में किया। कैसे? बल्ज निकला हुआ है, और बल्ज निकला हुआ है इक्वेटर पे, और पोल्स जो फ्लैट है, मतलब यहाँ पे कम मास है, ये मास ज्यादा है। ये फैक्ट है, ये हमें पता है ऐसा। ठीक है, इतना नहीं पता है तो बता दिया आपको कि रोटेशन की वजह से अर्थ का जो इक्वेटर है वो बल्ज करता है, ठीक है, और पोल्स जो है वो थोड़े से दबे हुए हैं, संतरे की तरह, ऑरेंज की तरह, ऊपर से जैसे और नीचे से दबा हुआ होता है संतरा, और बीच में से निकला होता है। ये शेप है इसकी रोटेशन की वजह से, ये आपको याद रखना है। अब इस पे वैगनर जी ने क्या बोला, क्योंकि ऐसा हो रहा है, रोटेशन की वजह से अर्थ की शेप ऐसी हो रही है, तो पोल्स जो हैं
क्या कर रहे हैं, वो जो लैंड के ऊपर लैंड मास है, जो हमारा लैंड मास है अर्थ के ऊपर, जिसको कि उन्होंने पेंजिया बोला था, पहले पेंजिया एक था, पेंजिया अलग हुआ उन्होंने बोला, जो कि हुआ भी है, ठीक है। लेकिन उसका रीजन क्या बताया कि ये क्या हुआ, जो ऊपर वाला है ये ऊपर खींच रहा है, जो नीचे वाला है नीचे खींच रहा है, तो क्या हुआ, दो टुकड़े हो गए ना, हो गए, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये होता रहा, नॉर्थ वार्ड की तरफ जाता रहा, ये उतना ज्यादा नहीं गया, नॉर्थ वार्ड की तरफ कम गया, ठीक है। प्रेजेंट पोजीशन में भी तो आना था, उनको जस्टिफाई करना था, तो उन्होंने ये फोर्स बताई। ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि इन्होंने जो फोर्सेस बताई हैं अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं है कि ऐसा मिला है, या कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं मिली जो ये बताए कि ये दोनों फोर्स उन्होंने सही बताई थी। ये फोर्स, पहली बात तो ऐसा कोई फोर्स होती नहीं है, अगर होती भी है तो वो इतनी पावरफुल नहीं होती कि लैंड मास को, पूरे के पूरे लैंड मास को हिला सके, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर बहुत लंबे टाइम तक ये फोर्स काम करे तो लैंड मास को, तो कॉन्टिनेंट्स को जो ब्रेक कर सकती हैं, कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग कर सकती हैं, उन्होंने ऐसा बोला। हम नहीं मानते नहीं मानते वो अलग बात है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा उन्होंने क्या बोला, चलिए पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, इट हैज ए बल्ज एट द इक्वेटर। बता दिया कि अर्थ जो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, इक्वेटर पे बल्ज है, फ्लैट पोल्स जो फ्लैट है, तो ऊपर से अर्थ पिचक गई, जब ऊपर से पिचकेगी तो कहां निकलेगा मटेरियल, इधर को फैल जाएगी। अरे वो स्पंज वाली बॉल होती है ना, फोम वाली, उसको दबाओ ऊपर से तो क्या होगा, बीच में से बल्ज हो जाएगी, है ना। वही अर्थ के साथ हुआ। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे उसका करने का रीजन क्या था, हमने दबाया उसको। अर्थ के केस में ऐसा होने का रीजन क्या है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, बस इतना याद रखना है, ठीक है। ये फैक्ट है, बाहर की आगे का ये आएगा तो और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम जीएस पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, ये हमें पता है, दिस बल्ज इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अब इन्होंने ये क्या बोला कि ये जो पोलर फ्लिंग फोर्स है यही रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के जो लैंड मास है उसके नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट और साउथवर्ड ड्रिफ्ट के लिए। इतना समझ आ गया। सेकंड फोर्स पे आते हैं। दो फोर्स बताई थी, एक होती पोल फ्ली फोर्स, दूसरी हमारी हो गई टाइडल फोर्स। पोल फ्ली फोर्स हमने पढ़ लिया, फिर से बता रहा हूं, अच्छे समझा रहा हूं कि क्योंकि पोल्स जो है अर्थ के वो फ्लैट हैं, इक्वेटर पे बल्ज निकला हुआ है, इसलिए पोल्स ने फोर्स लगाया। फोर्स जो है, ऊपर वाला पोल जो है वो इस लैंड मास को ऊपर की तरफ खींचता है, नीचे वाला पोल जो पोल है वो इस लैंड मास को नीचे की तरफ खींचता है। सिर्फ इतना ही याद रखना है एनसीईआरटी में, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हैं। बाकी जो जरूरत होगी वो जीएस में समझा दूंगा मैं, अभी सिर्फ इतना याद रखना है। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि ये फोर्स कैसे खींच सकती है, इन सबका जवाब हमें नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वैगनर ने नहीं दिया तो हम क्यों दें, हम कहां से देंगे। वैगनर से पूछा कि ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई फोर्स नहीं होती, उन्होंने कहा नहीं ऐसी होगी, यही है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये लैंडमास ज्यादा ऊपर चला गया, ये लैंडमास उतना इसको नहीं खींच पाया, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब वैगनर जी नहीं समझा पाए तो हम कहां समझाएंगे। समझे, बस उन्होंने एक फोर्स बताई है कि जो नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड जो ड्रिफ्ट हो रही है उसका रीजन पोलर फ्ली फोर्स थी, ऊपर से नॉर्थ पोल नीचे से साउथ पोल, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकंड फोर्स की तरफ, टाइडल फोर्स जो है हमारी, उसकी में क्या बोल रहे हैं। सेकंड फोर्स जो है, जो वैगनर ने बताया था कि रीजन हो सकता है, रीजन उनके हिसाब से तो हो सकता क्या था ही, किस चीज का, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए, कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्टिंग के लिए जो रीजन था वो थी टाइडल फोर्स। टाइड के बारे में आपको पता है, छोटा सा सिंपल सा फंडा है, ये हमारी अर्थ है, इधर सन है, इधर मून है, सन अपनी तरफ खींच रहा है, मून अपनी तरफ खींच रहा है। अब ये सन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल यहां पे मान लेते हैं ये हमारा सन है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है। जब ये मून अपनी तरफ खींचेगा तो मून छोटा है, ठीक है। हालांकि सन बड़ा है लेकिन सन दूर भी है, समझ रहे। तो जब मून अपनी तरफ खींचेगा इसको, कभी कभी ऐसा होता है, ये सिचुएशन कभी कभी ऐसी होती है कि मून और सन के जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एक दूसरे के अपोजिट काम करती है, ठीक है। तो अर्थ को वो अपनी तरफ दोनों ही अट्रैक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ तो नहीं अट्रैक्ट होती, लेकिन जो अर्थ के ऊपर पानी है, जो उसके ऊपर पानी, वो कभी कभी थोड़ा ऊपर उठने लगता है उस फोर्स की वजह से। वो भी तो मैटर ही है ना, उसको भी तो अट्रैक्ट करेगा वो पानी, क्योंकि वो मोटाइल है। लैंड मास जो है वो तो मोटाइल नहीं है, वो तो अर्थ से जुड़ा हुआ है, तो वो कैसे उठ सकता है। लेकिन जो पानी है अर्थ के सरफेस पे, ओशंस में, वो मोटाइल है,
मोबाइल मतलब मोबाइल तो मतलब मूव कर सकता है, तो वो कभी कभी ऊपर उठने लगता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइडल फोर्स। हाई टाइड्स लो टाइड्स आपको पता ही है, ये जब पानी ऊपर उठेगा तो इसको हाई टाइड बोलेंगे। इसके पिछली तरफ, यहां से तो अर्थ पे आगे धक्का लग रहा है, लेकिन यहां से भी अर्थ आगे को जा रही है ना, तो यहां का जो पानी है वो मान लीजिए जो इसका बेस लेवल था उससे पीछे आने लगेगा, थोड़ा सा उससे थोड़ा पीछे आने लगेगा, ये लो टाइड होता है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है, हम बाद में अच्छे से समझेंगे, अभी इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा टाइडल फोर्स है। अब ये वैगनर जी ये कह रहे हैं कि टाइडल फोर्स की वजह से, बोला पहले तो क्या हुआ, उन्होंने बताया ना कि पोलर फोर्स की वजह से तो नॉर्थ और साउथ में डिवीजन हो गया पेंजिया का। पोलर फ्ली फोर्स की वजह से जो नॉर्थ पोल है वो ऊपर खींच रहा है, साउथ पोल है नीचे खींच रहा है। हालांकि वो ये नहीं बता पाए थे कि स्पीड कम क्यों है, साउथ पोल वाला बिल्कुल नीचे क्यों नहीं चला गया सारा लैंड मास, सिर्फ अंटार्कटिका ही क्यों है, और नॉर्थ पोल वाला बिल्कुल ऊपर क्यों नहीं चला गया, ये भी नहीं बता पा रहे हैं। तो वो सब चीजों में हमें नहीं पढ़ना अभी। लेकिन वो बोले कि कॉन्टिनेंट सिर्फ ऊपर नीचे नहीं टूटे थे, वेस्ट इधर उधर भी गए थे, इधर का हिस्सा इधर गया था, इधर का इधर आया है ना। तो उसके लिए उन्होंने रिस्पॉन्सिबल बोला, उन्होंने बोला टाइडल फोर्स के लिए। मैकेनिज्म भी उन्होंने ढंग से नहीं समझाया। ठीक है, और वो तो बताया ही नहीं, खैर इसका रीजन तो लॉजिक तो ढंग से बताया ही नहीं उन्होंने। जितना उन्हें लगा, उन्होंने कुर्सी पर बैठ के सोचा कि ऐसे ऐसे हुआ होगा, जितना उनको लगा कि हाँ ठीक है ऐसे, उतना उन्होंने लिख दिया। बहुत ज़्यादा रिसर्च ना उन्होंने की, ना वो कर सकते थे उस टाइम पे, उतने ज़्यादा रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी। आज से 110 साल पहले की बात है, 10-11 साल पहले की। 1912 में उन्होंने थ्योरी दी, रिसर्च तो उससे पहले से कर रहे होंगे। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन उनकी थ्योरी सही थी, उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो सही दी थी, और वो अपनी थ्योरी पे अड़े हुए थे कि नहीं ये मेरी थ्योरी बिल्कुल सही है। सब लोगों ने नकार दी थी वो थ्योरी। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स आई थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग आई। जब ये दोनों थ्योरीज आ गई तो हमें पता चला कि हाँ प्लेट सच में मूव कर रही है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सच में हो रही है। एविडेंसेस भी सही है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के। फोर्सेज जो उन्होंने बताई थी वो सही नहीं है बस। ठीक है, तो जरा एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टाइडल फोर्स इज ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन दैट डेवलप्स इन ओशियनिक वाटर्स। ओशियन डेवलप टाइड्स इन ओशियनिक वाटर। ठीक है, क्या जाता है, ज्वार भाटा जाता है, पानी ऊपर उठने लगता है अट्रैक्शन की वजह से सन और मून के। ये हमने पढ़ लिया, समझ आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। वैगनर बिलीव दैट दीज फोर्सेज वुड बिकम इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड ओवर मैनी बिलियन ईयर्स। अब वैगनर ने बोला, वैगनर को पता था क्वेश्चन उठेगा। पहली बात तो ये फोर्सेज ऐसा कर सकती हैं क्या, ये बहुत क्वेश्चनेबल है। इतनी फीबल, बहुत ही इनकी मतलब मामूली फोर्सेज होती हैं, अगर है भी तो। पोलर फ्ली फोर्स अगर काम कर रही है, काम पे है, अपने लगी हुई है, तो भी वो इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि लैंड मास और कॉन्टिनेंट्स को खींच दे। और अभी तो 7 कॉन्टिनेंट है, तब तो एक ही था, 7 मिलकर एक बनाते थे, उसको खींचना, उसको तोड़ना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, और टाइडल फोर्स भी, पानी को हिलाना अलग बात है, पानी को हिलाना अलग बात है, लैंड को हिलाना अलग बात है, लैंड मास को, कॉन्टिनेंट को हिलाना। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने पहले बोला कि ये फोर्सेस वैसे तो विफीबल है, बहुत वीक है, लेकिन जब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक काम करती हैं तो ये मतलब लैंड मास को मूव कर सकती हैं। They believe that these forces would become effective when applied over million of years। उन्होंने बोला जब मिलियन ऑफ ईयर्स तक ये फोर्सेस लगती रही, ऐसे वो कहते हैं ना कि रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। कहते हैं ना कि एक रस्सी कुएं के पत्थर पे अगर रगड़ी जाती थी तो उससे भी निशान पड़ गया पत्थर पे। तो वो ये बोल रहे हैं कि फोर्स भले ही वीक थी, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा, ऐसा मिलियन ऑफ ईयर्स तक चलता रहा, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। तो इसीलिए वो फोर्स जब इतने लंबे टाइम तक लगाते रहे तो वो फोर्स इफेक्टिव हो गई, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, However, most of the scholars considered these forces to be totally inadequate। हालांकि उस टाइम पे जितने भी स्कॉलर्स थे, बाकी जो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता, ये फोर्सेस इनएडिक्वेट है लैंड मास को ड्रिफ्ट कराने के लिए, कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट कराने के लिए। तो ये वैगनर की जो थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इससे रिलेटेड सारी चीजें खत्म हो गई हैं। 3 चीजें हमने इसमें पढ़ी हैं। पहले हमने पढ़ी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ी, एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ा, और अब हमने फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज स्टडीज। अब ड्रिफ्ट थ्योरी तो उन्होंने दी 1912 में, उसके बाद भी तो स्टडीज हो रही हैं, होती रही हैं, तभी तो आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स तक पहुंचे, या सी फ्लोर स्प्रेडिंग तक पहुंचे, या फिर दोबारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पर आ गए कि हाँ ड्रिफ्टिंग हो रही है, ये समय पता चला। तो उन स्टडीज के बारे में थोड़ा सा एक दिया हुआ एनसीईआरटी में, जो इतना भी दिया हुआ वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। एनसीईआरटी में मैं एनसीईआरटी से बाहर बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, अभी ये टॉपिक में बहुत कुछ बचा है पढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनका तो रिवीजन हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम उन लोगों को आती है
जिन लोगों ने जीएस नहीं पढ़ी है, जिन लोगों ने जीएस नहीं पढ़ी और एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी है, तो उनको ये क्लासेस बेनिफिट तो करेंगी ही। साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जा करके सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ जो एनसीईआरटी में है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्योंकि जीएस में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है स्टार्टिंग में, ज्योग्राफी में साइंटिफिक सब्जेक्ट है, साइंस ही है ज्योग्राफी तो एक तरीके से, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है उन लोगों को कोई नुकसान तो है नहीं, उनको तो फायदा ही है, एनसीईआरटी रिवाइज हो रही है बैठे बैठे, तो उनको तो फायदा ही। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो आराम से देखें, और बाकी जब जीएस कराएंगे तो अच्छे से फिर और ज़्यादा अच्छे से इन टॉपिक्स को कराया जाएगा। अभी एनसीईआरटी पे ही स्टिक करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करते हैं, जब नेक्स्ट क्लास रिकॉर्ड होगी तब तक के लिए वेट करते हैं। तब तक आप इसको बार बार देखिए वीडियो को, और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं है। थैंक यू।